हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम क्रॉनिकल सीरीज़ कर रहे हैं। तो क्रॉनिकल सीरीज़ में आज हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय। ठीक है, तो हम इससे पहले 4 पार्ट कर चुके हैं। तो अप्रैल मंथ की ये सीरीज़ चल रही है और मई मंथ की मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अब क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो फटाफट से हमें रिवीजन करना है। तो मैं अप्रैल करा रही हूँ, उसके बाद मैं मार्च मंथ की कराऊंगी। जितने मंथ्स में से हो सकते हैं उतने मैं आपको एग्ज़ाम आने तक कंप्लीट करा दूँगी सारे। तो बस क्या करना है, आपको इसको 2-3 बार देख लेना है, तो ये आपको अच्छे तरह से तैयार हो जाएगा। और बीच में जो गैपिंग हो जाती है उसका रीज़न है थोड़ा सा तबीयत का इशू हो जाता है, और गर्मी बहुत हो रही है, आपको भी पता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी, या थोड़ा नेटवर्क का इशू भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कवर अप कर दूँ, इसीलिए जो भी डे मेरा मिस होता है तो मैं क्या करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डबल कर देती हूँ, 2 टॉपिक कवर करा देती हूँ। तो उसकी चिंता मत करिए कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस की पूर्वावलोकन सीरीज़ करा रही हूँ इस टाइम पे, करंट में चल रही है। और इसके साथ साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, और आपका हिंदी चल रही है, और आपकी ये चल रही है क्रॉनिकल। ठीक है, तो आप ये सब सब्जेक्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा चुकी हूँ। जल्दी ही मैं उसमें आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपका मैं एशियंट और मिडवल भी शुरू कर दूँगी, ताकि वो भी एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाए। तो फास्ट से करते हैं। मैं फ़ास्ट ही बोलती हूँ और फास्ट ही कराती हूँ। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी कि आप बहुत तेज़ चलती हैं, तेज़ मतलब आप बहुत फास्ट बोलती हैं, तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। तो अगर नहीं आपको समझ आता है तो आप उसको स्लो मोशन में करके सुन सकते हैं, या 2-3 बार सुन लीजिए। क्योंकि अब अगर मैंने फास्ट नहीं कराया ना, तो पहली बात तो वीडियो लेंदी होगा, आप बोर होंगे, दूसरा कवर नहीं हो पाएगा टॉपिक। तो इसलिए आपको जो है ना पढ़ते चलना है, जल्दी टाइम नहीं है, लगा के फ़ोन रख दीजिए, सुनते रहिए, कानों से आवाज़ जाएगी तो अपने आप ना चीज़ें दिमाग में बैठने लग जाएंगी। ठीक है, तो बैठ के देखना नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना है, तो सुनने से ही आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, करते रहिए, जितना तैयार होगा उतना इनफ तैयार होगा, सफिशिएंट तैयार होगा, टेंशन ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं स्टडी विद अनु में, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स मैं करा रही हूँ उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपना राष्ट्रीय को कंप्लीट करते हैं। तो राष्ट्रीय न्यूज़ में पहली न्यूज़ है हमारी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान। तो 23 फरवरी 2025 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने अपने 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में भारत भर में 5 लाख से अधिक तपेदिक टीबी रोगियों का पता लगाया है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? तो मामले का पता लगाना, देश भर में 5 लाख से अधिक टीबी रोगियों का निदान किया गया, जिनमें से 455 जिलों में शामिल अभियान में 3.57 लाख से अधिक मामले पाए गए। जाँच, 10 करोड़ से अधिक संवेदनशील व्यक्तियों की जाँच की गई है। निक्षय शिविर, तो 10 लाख निक्षय शिविर समुदायों के करीब आधुनिक टीबी नैदानिक उपकरण लाए हैं। निक्षय वाहन, दूरस्थ क्षेत्रों तक टीबी सेवाएं पहुंचाने के लिए 836 निक्षय वाहन तैयार किए गए। निक्षय मित्र, तो 2.4 लाख से अधिक निक्षय मित्र टीबी रोगियों का समर्थन करने के लिए पंजीकृत हुए हैं। 2.3 लाख से अधिक खाद्य टोकरियां वितरित की गई हैं। तपेदिक या टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नाम के जीवाणु से होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस जीवाणु से ये होता है। तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नाम के जीवाणु से। टीबी हवा के जरिए फैलती है और घातक हो सकती है, हालांकि इसका इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नक्शा पायलट कार्यक्रम। तो नक्शा पायलट कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ 18 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया, और ये कार्यक्रम भारत के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है। इसका उद्देश्य है आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से ड्रोन का उपयोग करके शहरी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और सटीक एवं पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड तैयार करना। भूमि विवाद समाधान है कि ये कार्यक्रम भूमि से संबंधित विवादों को कम करने के लिए सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शहरी योजना में सुधार, तो विस्तृत मानचित्रों और रिकॉर्ड प्रदान करके ये कार्यक्रम शहरी योजनाओं प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। नागरिकों का सशक्तिकरण, तो इस पहल से शहरी निवासियों को उनके भूमि
स्वामित्व दस्तावेजों तक व्यवस्थित पहुंच मिल सकेगी, जिससे उनकी संपत्ति सुरक्षा में विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यान्वयन की। तो नक्शा कार्यक्रम ड्रोन का उपयोग करके हवाई सर्वेक्षण करेगा, जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के द्वारा ज़मीनी सत्यापन के लिए किया जाएगा, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान की गई ऑर्थो रैकेट फाइट इमेजरी शामिल होगी। वित्त पोषण, तो इस परियोजना को भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 194 करोड़ है। भारत का उच्च शिक्षा परिदृश्य, तो 10 फरवरी 2025 को नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय राज्यों में उच्च शिक्षा की पहुंच और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण असमानताओं को रोजगार किया गया है। मुख्य निष्कर्ष, तो राज्यवार प्रदर्शन, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता JER तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल उच्च शिक्षा में शकन नामांकन अनुपात JER में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे। आकांक्षी राज्य JER, छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड और बिहार को सबसे कम JER वाले आकांक्षी राज्यों के रूप में पहचाना गया है। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि की। तो केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने JER में महत्वपूर्ण दशकीय वृद्धि दिखाई। क्षेत्रीय असमानता, कॉलेज घनत्व, कर्नाटक कॉलेज घनत्व में अग्रणी था, उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश का स्थान था। मणिपुर, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कॉलेज घनत्व सबसे कम था। विश्वविद्यालय घनत्व, तो सिक्किम में सबसे अधिक विश्वविद्यालय घनत्व था, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में घनत्व काफ़ी कम था। प्रमुख सिफारिशें, तो राष्ट्रीय अनुसंधान नीति लाने जाने की आवश्यकता है। अग्रणी राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों ASTU को अनुसंधान और ज्ञान भागीदारियों के रूप में नामित करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई है। 20 फरवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने इस निर्णय को बहुत परेशान करने वाला करार दिया है। ठीक है, विशेष बेंच, तो इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई, सूर्यकांत और AS ओका की विशेष बेंच के द्वारा की गई है। सुनवाई का कारण, तो कोर्ट ने 27 जनवरी को लोकपाल के द्वारा जारी आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लोकपाल का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या रही, तो जस्टिस गवई ने कहा कि ये निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल एक सांविधिक कार्यकारी नहीं माना जा सकता। आदेश की प्रगति, लोकपाल का ये आदेश एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें एक अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया था कि उसने एक निजी कंपनी के पक्ष में निर्णय लेने के लिए एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रभावित किया। मामले की अगली सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है और शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम और शिकायत की सामग्री सार्वजनिक करने से रोक दिया। अब बात करते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की। तो 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। भारत में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। अब इसके मुख्य बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति शासन ये केंद्र सरकार को किसी राज्य में सीधा शासन करने की अनुमति देता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलती है या वे संतुष्ट होते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। प्रेसिडेंट रूल की प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलती है या वे संतुष्ट होते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। ये घोषणा 2 महीने तक चलती है और आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और विशिष्ट परिस्थितियों में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ की। तो संविधान के लागू होने के बाद से राष्ट्रपति शासन को 134 बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में ये सबसे अधिक, प्रत्येक 10 बार लागू हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि रही जो 12 वर्ष से अधिक थी। अब हाल के उदाहरण की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल के हाल का अन्य उपयोग 2021 में पुदुचेरी में हुआ था, जब कांग्रेस सरकार ने विश्वास मत खो दिया था। पुदुचेरी ने 7 साल से अधिक समय तक केंद्रीय नियंत्रण में बिताया, जो मुख्य रूप से सरकारी अस्थिरता और विद्रोह के कारण है। ठीक है,
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और दिशा निर्देश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में राष्ट्रपति शासन की सख्ती को संबोधित किया। अदालत ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये मूल्यांकन कर सकता है कि घोषणा प्रासंगिक सामग्री पर आधारित थी या इससे कोई अवैधता या शक्ति का दुरुपयोग शामिल था। अदालत ने राज्य की स्वायत्तता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए और ये सुनिश्चित किया कि केवल राज्य विधानसभा को निलंबित किया जाए, जबकि अन्य राज्य के कार्य जारी रहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। तो 8 फरवरी 2025 को आए विधानसभा चुनाव परिणाम में दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया गया। 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा विजयी हुई। आम आदमी पार्टी को एक दशक लंबे शासन के बाद विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली को नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे वह यह पद धारण करने वाली चौथी महिला बन गई हैं। ठीक है, अब चुनाव परिणाम की बात करते हैं। तो भाजपा की जीत। तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और 27 वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की। आपका प्रदर्शन। तो आम आदमी पार्टी आपने 22 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार कोई भी सीट जीतने में विफल रही। ठीक है, अब आते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तो रेखा गुप्ता का शपथ। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कैबिनेट मंत्री विजेंद्र गुप्ता के साथ 6 नवनिर्वाचित विधायकों, जिनमें परवेश शर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज शामिल थे। ये नए मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की। तो प्रथम सत्र 8वीं विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। कैग रिपोर्ट। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार और राजस्व हानि को उजागर किया गया है। बिना पूर्व सूचना के की गई गिरफ्तारी और अवैध। उच्चतम न्यायालय। तो 7 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। यदि ये जानकारी नहीं दी जाती तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। उच्चतम न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु की। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन। गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के कारण बताए जाने चाहिए। ऐसा ना करना अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जिससे व्यक्ति की आज़ादी का हनन होगा। परिजनों को भी जानकारी देना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग निर्णय में कहा कि गिरफ्तारी के कारण न केवल आरोपी को बल्कि उसके परिजनों, मित्रों या नामित व्यक्तियों को भी बताया जाना चाहिए, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 50A में प्रावधान है। चार्जशीट और ट्रायल प्रभावित नहीं होंगे। तो यदि गिरफ्तारी अवैध पाई जाती है तो भी जांच, चार्जशीट और मुकदमे पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि गिरफ्तारी को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता यदि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) का उल्लंघन करती है। अब बात करते हैं पुलिस को संवैधानिक संतुलन बनाए रखना होगा। तो उच्चतम न्यायालय ने पुलिस को चेतावनी दी कि वे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाए रखें और संविधान के अनुच्छेद 22(1) का कड़ाई से पालन करें। अब बात करते हैं विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की शक्तियों की जांच में। तो 6 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की शक्तियों की विधायी प्रक्रिया में जांच शुरू की और ये जांच तमिलनाडु सरकार के द्वारा दायर याचिकाओं से उत्पन्न हुई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों पर अस्वीकृति में देरी का मुद्दा उठाया गया। अब इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो विवाद का संदर्भ तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि राज्यपाल को अस्वीकृति में देरी लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 200 के प्रभावों पर विचार कर रहा है, जो राज्यपालों को विधेयकों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश देता है। राज्यपाल की भूमिका। तो राज्यपाल को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपवाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना या विधेयकों पर स्वीकृति देना। अनुच्छेद 200 इसमें राज्यपाल के लिए 3 विकल्प हैं: विधेयक को स्वीकृति देना, विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेजना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। हाल के घटनाक्रम सितंबर 2021 में राज्यपाल RN रवि की नियुक्ति के बाद से तमिलनाडु सरकार ने स्वीकृति में देरी के बारे में चिंताएं व्यक्त की। नवंबर 2023 में राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अब बात करते हैं कानूनी मुद्दों की। तो राज्यपाल की शक्ति की। राज्यपाल विधेयक को पुनः पारित होने के बाद भी स्वीकृति रोक सकते हैं। राष्ट्रपति को विधेयक भेजने की शक्ति, पॉकेट वीटो की वैधता, स्वीकृति के लिए समय सीमा की आवश्यकता। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। तो अनुच्छेद 200 तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है, लेकिन समय सीमा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों की। तो कार्यकारी शक्तियाँ। सभी राज्य सरकारी कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम पर होती हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों
राज्य के महाधिवक्ता आदि की नियुक्ति। विधायी शक्तियाँ क्या हैं? तो विधानसभा को आह्वान, स्थगित या भंग करना, विधानसभा को संदेश भेजना, विधेयकों पर विचार के लिए विधानसभा को संबोधित करना। वित्तीय शक्तियाँ हैं राज्य बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करना और धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले उनकी पूर्व मंजूरी। न्यायिक शक्ति है राज्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए दंड कम करना या फिर माफ़ करना, उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। 6 महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। तो 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश के 6 प्रमुख महानगरों में मैनुअल स्कैवेजिंग और सीवर की खतरनाक सफाई की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया। तो प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्कैवेजिंग को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार का जवाब। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि देश के 775 जिलों में से 465 में मैनुअल स्कैवेंजिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है। एमिकस क्यूरी की राय। तो एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए आंकड़े सही नहीं हो सकते क्योंकि कुछ जिलों में इस प्रथा की निगरानी के लिए समितियां ही नहीं बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समाज का एक बड़ा वर्ग सीवर में उतरने और उसमें फंसकर मरने के लिए मजबूर है तो नागरिकों के बीच भाईचारा, समानता और गरिमा का दावा महज एक भ्रम है। अदालत का संकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2023 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सफाई को खत्म करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब आते हैं प्रभाव। तो सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा। इस फैसले से सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी जो अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। सामाजिक न्याय। तो ये फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये समाज के सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब बात करते हैं प्रशासनिक जवाबदेही की। तो ये फैसला स्थानीय प्रशासन को मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने और सीवर सफाई के सुरक्षित तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कला और संस्कृति की। तो महाकुंभ 2025 विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक आयोजन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए और इम्पोर्टेंट तो है ही। तो हमने ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेला 2025 जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है 45 दिनों के आयोजन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो भागीदारी और महत्व। महाकुंभ मेला 2025 ने 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जो विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे 6 विशेष स्नान दिवस शामिल थे। आयोजन और बुनियादी ढांचा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया जिसमें 4000 हेक्टेयर का अस्थायी शहर, 12 किलोमीटर की घाटों की लंबाई और 1,50,000 से अधिक टेंट शामिल थे। भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई और प्रयागराज हवाई अड्डे पर चार्टर्ड उड़ानों की संख्या में वृद्धि की गई। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। तो इस आयोजन ने काशी और अयोध्या जैसे शहरों में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जहां लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज हवाई अड्डे पर यातायात में भारी वृद्धि हुई। सुरक्षा और चुनौतियां। आयोजन के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई जिनमें मौनी अमावस्या पर भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हुए। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध की जीत का प्रतीक है। यह आयोजन आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालुओं को एक मंच प्रदान करता है। अब बात करते हैं आदि महोत्सव की। तो 16 फरवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके मुख्य बिंदु। तो आदिवासी विरासत का जश्न। राष्ट्रपति ने पूरे भारत में आदिवासी समुदाय की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने और बढ़ावा देने में आदि महोत्सव के महत्व पर जोर दिया है। आर्थिक सशक्तिकरण। राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया जिसमें आदिवासी विकास बजट में 5 गुना वृद्धि कर 1.25 लाख करोड़ रुपए और आदिवासी कल्याण बजट आवंटन में 3 गुना वृद्धि कर 15,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान। राष्ट्रपति ने आदिवासी विकास में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना और आदिवासी समुदायों में सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के
शुभारंभ को उजागर किया। सरकारी पहल, तो सरकार ने आदिवासी समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बजटीय आवंटन में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और आदिवासी कला, संस्कृति और शिल्प को बढ़ावा देने की पहल शामिल है। अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम 3.0 वाराणसी में आरंभ। तमिलनाडु और काशी वाराणसी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी 2025 को शुरू हो गया है। मुख्य बिंदु है सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान। काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और काशी के विद्वानों, छात्रों, कलाकारों और सभी क्षेत्रों के लोगों को बातचीत करने, ज्ञान साझा करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस संस्करण का महत्व प्रतिभागियों को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। छात्रों की भागीदारी, तो विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे 200 तमिल छात्र इस आयोजन में भाग लेंगे। ऋषि अगस्त्य के योगदान पर केंद्रित आयोजन। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय ऋषि अगस्त्य के योगदान पर केंद्रित होगा, जो सिद्धा चिकित्सा प्रणाली, शास्त्रीय तमिल साहित्य और भारत की सांस्कृतिक एकता पर केंद्रित है। NEP 2020 के साथ संरेखण, ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों को ज्ञान की आधुनिक प्रणालियों के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है। अब बात करते हैं महाकुंभ में नदी सफाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो 14 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेले में एक विशाल नदी सफाई अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य अब तक के सबसे बड़े स्क्रीनाइज्ड नदी सफाई अभियान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। इसका मुख्य बिंदु स्क्रीनाइज सफाई। 300 से अधिक स्वच्छता कार्यकर्ताओं ने एक साथ 3 अलग अलग घाटों पर स्क्रीनाइज सफाई अभियान में भाग लिया। पर्यावरण जागरूकता, तो इस पहल का उद्देश्य गंगा नदी की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आधिकारिक मान्यता के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जमा करने के लिए पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। भविष्य की योजनाएं, मेला प्राधिकरण 15,000 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सबसे बड़े स्क्रीनाइज स्वीपिंग अभियान का आयोजन करके 15 फरवरी 2025 को एक और विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये वाला टॉपिक होता है फिनिश। अब हम कल यानी पार्ट 6 में टॉपिक करेंगे अपना आर्थिकी का। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि पढ़ते रहें और इसी तरह से अपने सारे चीज़ें कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।